नमस्ते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्म 6.3 ए जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र है। और इस आवेदन अर्थात इस फॉर्म में भरी जाने वाली सारी प्रविष्टियों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि किस खंड में कौन सी जानकारी आएगी। प्रारंभ करते हैं। सबसे ऊपर के खंड में आप देखेंगे और ये खंड जो है लोक सेवा केंद्र के द्वारा ही भरा जाएगा। यहाँ टिप लिख दी गई है और यहाँ देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात जो हम आवेदन करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा। साथ में जो शुल्क है वो शुल्क के बारे में जानकारी दी जाएगी, सन लिखा जाएगा और टारगेट डेट अर्थात किस तिथि तक ये जो प्रमाण पत्र है वो बनकर तैयार हो जाएगा या दिया जाएगा उसके बारे में विवरण यहाँ पर भर दिया जाएगा। नोट देखिएगा, यानी यहाँ पर जो डार्क बॉक्स दिया गया है इसके अंदर लिखा हुआ है कि यह चित्र यानी स्टार बना हुआ है जिस बिंदु पर लगा है यह रंगीन अक्षरों में मुद्रित है, यह जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जावे। स्टार का मतलब यह है कि जिस बिंदु पर भी स्टार लगा हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ देखिएगा ये स्कूल का जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब स्कूल का डाइस कोड भरना अनिवार्य है। यहाँ स्कूल के नाम में भी स्टार लगा हुआ है, अतः स्कूल का नाम भी भरा जाना अनिवार्य है। तो जहां जहां पर भी स्टार लगा हुआ है मतलब वो जानकारी अनिवार्यतः भरी जानी है। ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ फॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया। संदर्भ लिखा हुआ है यहाँ पर लोक सेवा प्रबंधक विभाग की अधिसूचना, यहाँ क्रमांक लिखा हुआ है, दिनांक लिखी हुई है। अब यहाँ से आवेदन प्रारंभ हो रहा है। देखिएगा, महोदय मैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहाँ दो जातियों के लिए यह फॉर्म है। तो आप जिस भी जाति संवर्ग के हैं तो उस पर टिक लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पर टिक लगा देता हूँ और हम चाहे इस पर क्रॉस भी कर सकते हैं ऐसा और इस पर टिक लगा सकते हैं। तो मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा हूँ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है। अब यहाँ हम जानकारी भरेंगे और यहाँ पर जो सबसे प्रारंभ में जो जानकारी है ये स्कूल के द्वारा भरी जाएगी। स्कूल का नाम अर्थात स्कूल का डाइस कोड और यहाँ पर स्कूल का नाम। तो जैसे डाइस कोड उदाहरण के लिए जहाँ से प्रारंभ होता है 23-44-0-12-7-8-0-2 इस तरह से जो डाइस कोड है वो हम भर सकते हैं। ठीक है। अपने विद्यालय का उदाहरण के लिए मैंने अपने विद्यालय का ही डाइस कोड यहाँ भर दिया है। फिर स्कूल का नाम, तो स्कूल के नाम में आ जाएगा ये शासकीय, ठीक है, प्राथमिक, शाला, ठीक, और जो जिस ग्राम में जिस जगह पर विद्यालय अवस्थित है उस जगह का नाम। ठीक है। यहाँ पर मैं XYZ लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये प्रविष्टियां हो जाएंगी। ठीक। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दी गई है कि यह जानकारी आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले की है। प्रमाण पत्र विद्यार्थी के लिए है तो यहाँ माता पिता भाई बहन अभिभावक की जानकारी देवे। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ जो जानकारी भरी जा रही है इस पेज पर, इस पृष्ठ पर, तो ये जो जानकारी है आवेदन करने वाले यानी इस फॉर्म पर जिस आवेदक के हस्ताक्षर होंगे उसकी जानकारी यहाँ है। ठीक है। स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये जो जानकारी है ये माता की हो सकती है, पिता की हो सकती है, भाई बहन या अभिभावक की हो सकती है, अर्थात जो भी आवेदन करता होगा उसकी जानकारी यहाँ भरी जाएगी। तो सबसे पहला बिंदु आवेदन करता यानी स्वयं, माता पिता भाई बहन अभिभावक कोई एक। यहाँ जो स्वयं की हम बात करें तो स्वयं का जो बॉक्स दिया गया इस पर टिक कब लगाएंगे, जब विद्यार्थी स्वयं वयस्क है और स्वयं ही आवेदन कर रहा है। ठीक है, तब स्वयं पर टिक लगाएगा, यानी विद्यार्थी स्वयं के लिए स्वयं ही आवेदन कर रहा है तब स्वयं पर लगाएगा। किंतु विद्यार्थी नाबालिग है अर्थात अवयस्क है और माता पिता भाई बहन या अभिभावक में से कोई एक आवेदक बन रहा है तब आपको इस पर टिक लगाना। उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लो पिता आवेदक है तो हम पिता के बॉक्स पर टिक लगा देंगे। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा आवेदक का विवरण। तो आवेदक के विवरण के लिए यहाँ पर कितने बॉक्स दिए गए हैं, 5 बॉक्स दिए गए हैं। आवेदक का नाम, फिर आवेदक का के पिता का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी नंबर। तो आवेदक के नाम में जो भी आवेदन कर रहे हैं जो पिता है तो पिता का नाम आ जाएगा यानी विद्यार्थी के पिता का नाम। ठीक है। तो विद्यार्थी के पिता का नाम हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके पश्चात आवेदक के पिता का पूरा नाम यानी ये इनके पिता का नाम लिखना है, अर्थात जो बच्चे के पिता का नाम यहाँ आएगा और यहाँ इनके पिता का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर भर दिया जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर ईमेल आईडी भर दी जाएगी यदि है तो, और नहीं है तो भरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें स्टार नहीं लगा हुआ है। आप चाहें
तो मोबाइल नंबर लिखे तो ठीक, ना लिखे तो ठीक। इस तरह जो तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ, तीनों जो जानकारियां हैं इनको भरें तो ठीक, ना भरें तो ठीक, किंतु ये दो जानकारियां जो स्टार लगी हुई है इनको भरना आवश्यक है। तीसरा बिंदु देखिएगा, आवेदक का वर्तमान पता, और इसमें देखिएगा मकान क्रमांक और मोहल्ला लिखा हुआ है, फिर जिला तहसील लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र ग्राम नगर, ग्राम है या नगर है, यहाँ पर जो सारी प्रविष्टियां दी गई है सब में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये सभी चीज भरना आवश्यक है। तो वर्तमान पता में मकान क्रमांक और मोहल्ला, तो जो भी जैसे कि ग्राम पंचायत द्वारा जो भी मकान नंबर दिया जाता है जनगणना के टाइम में, ठीक है, उस समय जो भी क्रमांक हो उस क्रमांक को भरते हुए मोहल्ले का नाम लिख दे। जैसे बाजार चौक, स्कूल मोहल्ला, जो भी मोहल्ला है मान लो, तो आप गांधी चौक, जो भी मतलब चौक है या मोहल्ला है उस मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मकान क्रमांक दिया हो तो मकान क्रमांक लिख दे, या मकान क्रमांक नहीं लिख रहे हैं मान लो तो वार्ड क्रमांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा जिला और यहाँ आ जाएगा तहसील। इसके पश्चात यहाँ देखिएगा क्षेत्र नगर या ग्राम, तो यहाँ पर दो भाग दिए गए हैं, ग्राम के लिए और नगर के लिए। तो यहाँ पर केवल टिक लगाना, यदि विद्यार्थी ग्राम में निवासरत है तो ग्राम में टिक लगा देंगे। ठीक है, और यदि नगर का है तो नगर में टिक लगाएंगे। इसके पश्चात उस गांव या नगर का नाम लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर विद्यार्थी जहां कहीं भी रह रहा हो मान लो, तो उस गांव का नाम हम लिख सकते हैं, अर्थात जहां विद्यालय हमारा अवस्थित है और वहीं विद्यार्थी रह रहा है तो उसी गांव का नाम यहाँ आ जाएगा। यदि शहर में रहता है तो शहर का नाम आ जाएगा। इसके पश्चात वार्ड का नाम, यहाँ पर वार्ड का नाम जो भी हो, यानी वार्ड क्रमांक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मकान क्रमांक लिख रहे थे या वार्ड क्रमांक लिख रहे थे मान लो, तो यहाँ पर क्योंकि हो सकता है कि मकान क्रमांक ना हो तो वार्ड क्रमांक भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वार्ड नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पटवारी हल्का नंबर। जो भी पटवारी हल्का नंबर हो उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ देखिएगा, छात्रा की बहन का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बन चुका है, छाया प्रति संलग्न करे। ध्यान रखना है कि छात्र छात्रा जो भी है मान लो, ठीक है, और उसका यदि हम उसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं और उसके बड़े भाई बहन का प्रमाण पत्र यदि बन चुका है डिजिटल प्रमाण पत्र, तो उसकी फोटो कॉपी संलग्न करना है, ऐसा बताया गया है। अगला पन्ना देखिएगा, यहाँ पर जो प्रविष्टियां हैं, यहाँ प्रविष्टियां किसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं उसकी प्रविष्टियां आएंगी। तो एक एक करके देखिएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसके नाम से प्रमाण पत्र बनवाना है उसकी जानकारी यहाँ भरें। अर्थात विद्यार्थी के लिए किया जाना है तो यहाँ विद्यार्थी की जानकारी देवे, यानी जिसके लिए हम यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, यानी जो पिताजी आवेदक बने हैं और अपने पुत्र पुत्री जिसके लिए भी आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ पर बिंदु क्रमांक 3 देखिएगा, जिसके नाम पर जातीय प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण, यानी स्वयं यदि आवेदक है मान लो तो स्वयं पर टिक लगाएगा। ठीक है, यानी मान लिया जाए कोई विद्यार्थी बालिग है और अपने स्वयं ही आवेदन कर रहा है और स्वयं के ही प्रमाण पत्र चाहिए तो स्वयं पर लगाएगा। यदि पिता ने आवेदन किया है तो अपनी पुत्री के लिए, पुत्र के लिए यदि मतलब आवेदन किया है तो उस पर लगाए। उदाहरण के लिए किसी पिता ने अपनी पुत्री के लिए आवेदन किया है तो पुत्री पर टिक लगा देगा। ठीक है, इसके पश्चात पुत्री में जब टिक लगाया गया है तो यहाँ पर श्री या श्रीमती नहीं आएगा बल्कि कुमारी आएगा, तो कुमारी पर टिक लगा दिया जाएगा। ठीक, इसके पश्चात हिंदी में उसका नाम आ जाएगा, पूरा नाम लिखना होगा। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी का नाम राधिका परते है तो यहाँ पर यानी परते जो उपनाम है और राधिका नाम है तो यहाँ पर राधिका परते पूरा नाम आ जाएगा। फिर पिता का नाम अर्थात जो आवेदक है, अभी यहाँ पिता आवेदक बने तो उन्हीं का नाम आ जाएगा हिंदी में, और यहाँ पर माता का नाम। इसी तरह से अंग्रेजी कैपिटल लेटर में यहाँ जानकारी भरनी है स्वयं की। जैसे अभी हमने बताया नाम राधिका परते, तो RADHIKA राधिका, PARTE, इस तरह से कैपिटल लेटर में हमको भर देना है। पिता का नाम भी यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ जाएगा और माता का नाम भी कैपिटल लेटर में आ जाएगा। जाति की श्रेणी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, तो हमने प्रारंभ में अनुसूचित जनजाति बताया तो यहाँ पर आपको केवल सही का टिक लगा देना है। फिर जाति उपजाति सरनेम, तो यहाँ पर जाति लिख देना है। उदाहरण के लिए जाति यदि परते की बात करें तो गोंड, तो यहाँ जाति गोंड आ जाएगी। ठीक है, और उपजाति परते तो गोंड परते यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जाति और उपजाति दोनों भरना है। फिर जन्म तिथि, विद्यार्थी की जो भी जन्म तिथि है तो इस प्रारूप में भरना है। ये मान लो किसी विद्यार्थी की जन्म तारीख 5 तारीख और चौथा महीना है तो 5/05/04/2018-2017 जब भी उसका जन्म हुआ है मान लो तो सन आ जाएगा। तो इस प्रारूप में यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं भर के बता देता हूँ आपको, 5/4/2016। ठीक है, हमने ये भर दिया, इस तरह से भर लेना है।
फिर जन्म का स्थान यानी जहां भी जन्म हुआ है, ठीक है, उस स्थान का नाम आ जाएगा। फिर वर्तमान का पता यानी कहाँ रह रहे हैं वो पता आ जाएगा, यानी को मिला के ग्राम का नाम और पंचायत का नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मोहल्ला यानी मकान क्रमांक और मोहल्ला यानी जैसा कि हमने अभी प्रारंभ में बताया वही मकान क्रमांक और मोहल्ला आ जाएगा, या वार्ड क्रमांक भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिला आ जाएगा, तहसील आ जाएगा, और यहाँ पर सब में स्टार लगा हुआ है, इसलिए सारी प्रविष्टियां करना अनिवार्य है। कोई भी प्रविष्टियां नहीं छोड़ी जाएंगी। यदि कोई प्रविष्टियां छोड़ी जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए जहां जहां स्टार लगा हो उसको आवश्यक रूप से भर लिया जावे, ठीक है। तहसील, इसके पश्चात ग्राम, यानी यहां पर देखिए क्षेत्र ग्राम या नगर, तो यहां ग्राम या नगर में जो भी है उस पर टिक लगाना है। उदाहरण के लिए ग्राम है तो ग्राम पर हम टिक लगा देंगे, नगर को छोड़ देंगे, और फिर उस ग्राम का नाम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर पटवारी हल का नंबर। और चौथा बिंदु देखिएगा, क्या आवेदक का परिवार राष्ट्रीय द्वारा जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत था, हाँ या नहीं, तो निश्चित तौर से था, तो वहां पर टिक लगा देंगे, ठीक है। इसके पश्चात चौथा बिंदु का ए, यदि हाँ तब वर्ष 1950 की स्थिति में मध्य प्रदेश में निवास के पते की जानकारी, ठीक है। तो यहां पर हम निवास के पते की जानकारी देंगे, किंतु यहां पर पढ़िए, यहां का पता वर्तमान पते के समान होने की स्थिति में नीचे पता भरना अनिवार्य नहीं है, केवल टिक लगाना अनिवार्य है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, केवल टिक लगा देंगे, जैसे कि मकान क्रमांक मोहल्ला यहां पर सेम टू सेम वर्तमान पता के समान, और हम टिक लगा देंगे, ठीक है। और अगले पेज में हम देखते हैं क्षेत्र ग्राम या नगर, तो यहां पर हम टिक लगा देंगे ग्राम, ठीक है। इसके पश्चात जो जिला है, जिला में टिक लगा देंगे, तहसील में टिक लगा देंगे, ठीक है। और यहां पर टिक लगा देंगे, पटवारी हल्का नंबर में टिक लगा देंगे, क्योंकि समान है इसलिए हम टिक भर लगा देंगे बस। इसके पश्चात चौथे का दूसरा बिंदु है, यदि नहीं तब राष्ट्रीय जातियों की अधिसूचना जारी करने की तिथि वर्ष 1950 में अन्य राज्य में निवासरत रहा हो तो उसका परिवार निवास करता था का पता, यानी जहां निवास करता था उसका पता देना है, ठीक है। यदि अनुक्रमांक 4 में हां पर टिक लगाया जाता है तो निम्नांकित कॉलम नहीं भरना, यानी ये जो 3 कॉलम दिए गए हैं इनको नहीं भरना है यदि हम चौथा जो बिंदु पर टिक लगाते हैं हाँ में, और यदि नहीं में लगाते हैं तो फिर इनको भरना अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। तो ये राज्य संघ क्षेत्र, ठीक है, यानी कौन सा राज्य था, फिर वहां का ग्राम नगर क्या था, जिला संभाग क्या था, वो जानकारी भरनी होगी। पांचवा बिंदु, सन 1950 के बाद अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आने की स्थिति में माता पिता स्वयं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यदि हाँ तो जारी करने वाले अधिकारी का विवरण, ठीक है। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 1950 के बाद अन्य प्रदेश से आने की स्थिति में यहां सारी जानकारियां भरनी है, जैसे जांचकर्ता अधिकारी का नाम, जारीकर्ता अधिकारी का कार्यालय का नाम, जिला का नाम, जारी करने की दिनांक यहां पर दी गई है, जो फॉर्म दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है उसी में लिखना है। फिर हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमांक, हितग्राही का यूआईडी नंबर। तो इस तरह से ये प्रविष्टियां करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम मध्य प्रदेश के निवासी जन्म से ही हैं तो ये सारी प्रविष्टियां रिक्त रखनी है, या हम डेस लगा सकते हैं। इस प्रकार हम डेस यहाँ पर लगा दे बॉक्स के अंदर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेस लगाने का आशय ये होता है कि ये जो प्रविष्टियां हमने देख ली है और उस पर डेस लगा दिया, इसका मतलब यानी ये प्रविष्टियां भरना अनिवार्य नहीं है, यानी ये हमारे लागू नहीं होती है। फिर देखिएगा टीप, तो टीप को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसको पढ़ने से ये हो जाएगा कि फॉर्म में जो जानकारी हम भर रहे हैं तो क्या वो सही है, और यदि भर रहे हैं मान लो तो उसमें क्या गलत है क्या सही है उसकी जानकारी हो जाएगी। पहला बिंदु है, जाति तथा निवास के प्रमाण पत्र हेतु संबंधित सरपंच, पार्षद, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, विधायक, सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य, पिता, चाचा, भाई, बहन, दादा, पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी का जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, शासकीय अशासकीय सेवा का रिकॉर्ड, राशन कार्ड, अचल संपत्ति का रिकॉर्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। कुल मिलाकर के राशन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे परिवार के सदस्यों के हैं तो उनको जमा करना है। यदि कुछ भी नहीं है तो फिर सरपंच, पार्षद इनसे बनवा करके हम इसमें संलग्न करें। दूसरा बिंदु देखिएगा, आवेदक उनके पालक अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं उनकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण प्राप्त किया गया है तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर
प्राप्त की गई सुविधाएं से तत्काल वंचित किया जाए तथा उसकी ब्याज वसूली की जाए और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह से झूठी जानकारी अर्थात कूट रचित दस्तावेज यानी बनावटी जो दस्तावेज है, कुछ भी हेर फेर करके दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और जो सुविधाएं प्राप्त की है उनसे वंचित किया जाएगा और फिर जो सुविधा मिली है उसके आधार पर ब्याज भी वसूल किया जाएगा, ऐसा यहाँ कहा गया है। फिर आवश्यक दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी आवेदक स्वप्रमाणित करेगा। जाति की पुष्टि के लिए परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा परदादी माता पिता चाचा भाई के नाम दर्ज अचल संपत्ति का भूमि भूखंड मकान की रजिस्ट्री या कोई अन्य रिकॉर्ड हो, जैसे कि B1 की नकल की छायाप्रति जिसमें कि जाति का उल्लेख हो अथवा परिवार के किसी सदस्य यानी पिता चाचा भाई बहन दादा पिता पक्ष के अन्य रक्त संबंधी को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी कोई प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है तो उसकी छाया प्रति। फिर वर्ष 1950 की स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार में के मध्य प्रदेश में निवास संबंधी प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु शिक्षा शासकीय सेवा मान्यता मतदाता परिचय पत्र परिवार के सदस्य दादा दादी परदादा परदादी पिता माता चाचा भाई के नाम से दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड भूमि भूखंड मकान की रजिस्ट्री अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड की छाया प्रति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1900 यानी B1 की जो नकल है उसकी छाया प्रति यहाँ पर संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और यह अंतिम प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पर अगला जो बिंदु है वो क्या है कि हितग्राही का फोटो जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो यहाँ पर जिस विद्यार्थी के लिए हम प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं उसकी फोटो यहाँ पर लगानी होगी, चस्पा करनी होगी, पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो। ठीक है, नवीनतम का मतलब अभी तत्काल में खिंचवाई हुई। आगे लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य गलत पाई जाती हैं तो विधि एवं नियमों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा, ऐसा यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। और जो आवेदन कर रहा है उदाहरण के लिए इस आवेदन पत्र में पिता यदि आवेदन कर रहा है तो उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि जो जिस विद्यार्थी के लिए आवेदन पिता माता या जो भी कर रहा है तो विद्यार्थी के हस्ताक्षर नहीं होंगे बल्कि जो आवेदन कर रहा है उसी के हस्ताक्षर होंगे। अर्थात प्रारंभ में जो आवेदक बना है, यहाँ जो आवेदक बना है यानी जो पिता आवेदक बने हैं, जैसे हमने यहाँ पिता लगाया तो पिता के ही यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, ये याद रखना है। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर चेक करें, यहाँ यह चिन्ह यानी स्टार लगा है, वहां की जानकारी अनिवार्य रूप से भर दी गई है। हितग्राही से तात्पर्य है जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हितग्राही का मतलब है ना जिसके लिए जारी प्रमाण पत्र जारी करना है उसको हितग्राही कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि जहां भी स्टार लगा है उस प्रविष्टि को अनिवार्यतः भरना चाहिए, अन्यथा फॉर्म जो है वो आवेदन जो है निरस्त किया जा सकता है। इसके पश्चात इस घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरा जाना अत्यंत आवश्यक है। ये घोषणा पत्र है और यह घोषणा पत्र आवेदक के द्वारा ही भरा जाएगा। जैसे कि इस आवेदन को यदि पिता के द्वारा भरा गया है तो पिता के द्वारा ही यह घोषणा पत्र भरा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र अवयस्क की स्थिति में माता पिता पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यानी विद्यार्थी अवयस्क है, नाबालिग है, तो फिर जैसा कि आवेदक यहाँ पर पिता है तो पिता के द्वारा ही यह घोषणा पत्र भरा जाएगा। यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1 नाम जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है यानी आवेदक जो है उसका नाम आ जाएगा, उनके पिता का नाम, फिर उनकी आयु, फिर यहाँ जाति उपजाति सरनेम, धर्म जो भी धर्म है उनका वो धर्म आ जाएगा, व्यवसाय कृषि नौकरी पेशा जो भी है, मजदूरी है तो उसको भर लेंगे। फिर यहाँ पर पता यानी सीधे ग्राम का नाम और पंचायत का नाम लिख देंगे केवल बस। फिर मैं शपथ पूर्वक कथन की घोषणा करता हूँ कि नंबर 1 मैं यह शपथ पत्र घोषणा पत्र स्वयं के अपने पुत्र पुत्री जो जिसके भी हम आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ नाम आ जाएगा। उदाहरण के हमने राधिका परते लिखा तो यहाँ आ जाएगा राधिका परते पुत्री पट्टिक लगा के राधिका परते नाम के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।
दूसरा बिंदु, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 / 342 के अंतर्गत जिला, जो जिस भी जिले का आप निवासी हैं उस जिले का नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर सिवनी मध्य प्रदेश के लिए घोषित, यहाँ पर ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुसूचित जनजाति, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन का उदाहरण बता रहे हैं, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ। बिंदु क्रमांक 3, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा परिवार 1950 से मध्य प्रदेश में निवासरत है, किंतु 1950 की स्थिति में निवास संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसकी पुष्टि हेतु पार्षद सरपंच का प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूं, जिसकी पुष्टि कराई जा सकती है। सिर्फ यह आवेदक यानी टिक करे जिसके पास 1950 से निवास का लिखित रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही पार्षद सरपंच का प्रमाण पत्र भी संलग्न करे। मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, यानी जिले का नाम लिख देना है, जहाँ के अनुविभागीय अधिकारी को हम आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के समक्ष जातीय प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पत्र दिनांक, जिस दिनांक को हम आवेदन पत्र प्रेषित कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी। उदाहरण के लिए आज की दिनांक है 25 मई 2022, तो यहाँ 25/5/2022 आ जाएगा, को प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे यह संज्ञान है, यानी जानकारी है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। देखिएगा, ये पूरी घोषणा आप स्वयं लिखेंगे और यहाँ घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्थान में आपके गांव का नाम आ जाएगा और जिस दिनांक को आप आवेदन कर रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से सारी प्रविष्टियां कंप्लीट करते हुए फॉर्म 6.3A को पूरा कर लेंगे। साथियों, यदि आपको इस फॉर्म को भरा हुआ देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और जानकारी को पूरा भरा हुआ भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।